सो फाइनली आज बात करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ग्रुप के लिए। ओनली केमिस्ट्री के लिए बात करेंगे, फिजिक्स वालों के लिए बात नहीं करेंगे। केमिस्ट्री वाला जो पेयर है, जिनके केमिस्ट्री है, ईडी है, सब्जेक्ट्स एंड ऑल, उनके लिए बात करेंगे। उसके बाद फिजिक्स वालों के लिए अलग वीडियोस बनाएंगे। तो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री वाला जो पूरा ग्रुप है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने यूनिट्स हैं और उसमें कैसे पढ़ाई करनी है, सब कुछ बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ CSCN। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इसमें अगर सबसे पहले बात करें फर्स्ट ईयर RGPV की, तो इसमें 5 पेयर्स होंगे। सबसे पहले होगा BT 101, BT 102, BT 103, BT 104, BT 105, ठीक है। 13 हो गया क्या? नहीं, सही है। तो सबसे पहले जो है वो BT 101, वो है केमिस्ट्री। मैं पूरा समझाऊंगा इसमें क्या क्या सिलेबस होता है, कंप्लीट समझा दूंगा, टेंशन मत लो। पहले ये समझ लो, केमिस्ट्री है पहला। दूसरा है मैथमेटिक्स 1। उसके बाद है अपना इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। उसके बाद चौथा है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको BEE भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन इज़ इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बोल लो, जिसको ED भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गए 5 सब्जेक्ट्स जो कि केमिस्ट्री वाले जो बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं। केमिस्ट्री वाला जो पेयर होता है RGPV फर्स्ट ईयर का, उनमें पूरा ये सब्जेक्ट होता है। एंड इसमें जो केमिस्ट्री है ये पूरा बेसिक 12th वाला है। 12th में जो तुमने केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, कंप्लीट वही होता है। थोड़ा बहुत एडवांस होता है चीज़ें, बाकी इतने समझ लो कि ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। इन सब के वन शॉट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर तुमको देखना हो लाइक कि केमिस्ट्री का सिलेबस कैसा होता है, केमिस्ट्री के एग्जाम्स कैसे होते हैं, तो मेरी ओल्ड वीडियोस में बहुत सारी केमिस्ट्री की वीडियोस बनी पड़ी हैं जो कि RGPV बेस्ड हैं, तो जाके देख सकते हो। बाकी मैं खुद पढ़ाऊँगा ही, ठीक है, डोंट वरी। उसके बाद मैथमेटिक्स 1, ये कॉमन है, ठीक है, क्योंकि जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो जो उनका फिजिक्स वाला पेयर है वो आप पूरा पढ़ोगे, और ये जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हो वो दूसरे बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो ऐसे फर्स्ट ईयर में टोटल 10 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि अलग अलग पेयर में डिवाइडेड होते हैं। लेकिन उसमें जो मैथमेटिक्स 1 होता है वो फर्स्ट सेमेस्टर में सबका सेम रहता है, और मैथमेटिक्स 2 जो होता है M2, वो सेकेंड सेमेस्टर में सबका कॉमन रहता है, ठीक है। और उसके बाद बात करें इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, इसे मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, और ये पूरा बेसिक ग्रामर जो है ना, बेसिक ग्रामर अपना 50% है पूरा, समझ लो। बेसिक ग्रामर, अगर किसी को बेसिक ग्रामर समझ में आता है, प्रीफिक्स सफिक्स बोल लो, या फिर बेसिक ग्रामर बोल लो, बेसिक ट्रांसलेशन बोल लो, फिल इन द ब्लैंक्स बोल लो, ये सब चीज़ें इसी में आती है बेसिक ग्रामर में। और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में आपको यही सब सीखना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, बातचीत कैसे करनी है, इंटरव्यूज़ कैसे देने हैं, राइटिंग्स कैसे लिखने हैं, ऐसे राइटिंग क्या होता है, देन रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, अपने फ्रेंड को लेटर कैसे लिखना है, यही सब चीज़ें होती हैं बस, और कुछ नहीं। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग BEE, ये तुम लोगों के लिए बहुत न्यू होगा, क्योंकि 12th में ऐसा कुछ नहीं होता है। और अगर तुमने कंप्यूटर साइंस लिया है, तुमने CSC लिया है, तुमने AIML लिया है, फिर तुमने सिविल लिया है, तुमने अगर मैकेनिकल लिया है, तो तुम सोचोगे कि तुमको ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तुमको BEE क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता। ऑब्वियस सी बात है ना कि तुमको सबका नॉलेज होना चाहिए, तुमको सबको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में सबको कॉलेज देखना होता है, इन्वायरमेंट समझना होता है, इसीलिए सबको इजी सब्जेक्ट्स और बेसिक सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। सेकेंड ईयर से सबको डेडिकेटेड सब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें बेसिक इलेक्ट्रिकल समझाया जाता है कि इलेक्ट्रिकल होता क्या है। उसके बाद लास्ट वाला बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग, ये एक बहुत ज़्यादा IMP इम्पॉर्टेंट, या फिर बोल लो
सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके पेयर का जो है वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के बैकलॉग्स लगते हैं। तुम्हारे जितने सीनियर्स होंगे, मैक्सिमम सीनियर्स के बैकलॉग्स ईडी में होंगे और इसकी वजह से उनके सेमेस्टर बैक लग जाते हैं, ईयर बैक लग जाते हैं। एक साल एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग करनी पड़ सकती है, 2 साल एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग में बैक था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है इसको, बहुत अच्छे से पढ़ना, और मैं पूरा पढ़ाऊँगा इस बार, डोंट वरी। ईडी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इन सब में बैकलॉग्स लगते हैं। बी ट्रिपल तो फिर भी बहुत ईजिली निकल जाता है, ये तो पूछो ही मत, ग्रामर है। M1 तो मैं निकाल ही दूंगा, क्योंकि M1 मेरे को बहुत अच्छे से आता है और मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी रखा है बहुत सारे इसके लेक्चर्स, तो M1 पूरा पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। केमिस्ट्री पूरा पढ़ा दूंगा और ईडी पूरा पढ़ा दूंगा। तो ये ईडी सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद केमिस्ट्री दूसरे नंबर पे, M1 और M2 मैथमेटिक्स तो है ही, ये और ये दोनों इजी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इनके सारे यूनिट्स के नेम लिख देता हूँ, देन उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। बंद करो। ये हो गए पूरे यूनिट्स के नेम्स एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। एंड मैं लिटरली बता रहा हूँ, तुमने अगर मेरे से ये सब समझ लिया ना एक बार कि ये सब है क्या, तुमने बस देख लिया ना इसको पूरा, तुमको पूरा समझ में आ जाएगा। तुम्हारा पूरा सब्जेक्ट, तुम्हारा पूरा सिलेबस, सब कुछ ईजी लगने लगेगा, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले केमिस्ट्री। इसमें जो सबसे पहला जो यूनिट है वो है वाटर एनालिसिस। वाटर एनालिसिस क्या होता है कि पानी को चेक करना, कि पानी कितना हार्ड है, पानी कितना सॉफ्ट है, पानी कितना गंदा है, पानी कितना साफ़ है, पानी में कितना फोम है, पानी में कितनी प्योरिटी है, पानी में कितना इम्प्योरिटी है एंड ऑल, यही सब बेसिकली वाटर को चेक करना। समुद्र का पानी ऑब्वियसली पानी पीने लायक क्यों नहीं होता, क्योंकि वो पानी खड़ा होता है। एंड जो पानी हम लोग घर में प्योरीफायर के थ्रू पीते हैं वो बहुत सॉफ्ट वाटर होता है, जो कि हम लोग पी सकते हैं। तो पीने वाला पानी अलग होता है, देन हार्ड वाटर अलग होता है। तो पानी के कितने टाइप्स होते हैं, उसको कैसे नापना है, उसको बहुत सारी चीज़ें, लाइक एवरीथिंग अबाउट वाटर, ये पहला यूनिट, ठीक है। दूसरा यूनिट बॉयलर प्रॉब्लम्स एंड सॉफ्टनिंग मेथड्स। बेसिकली बोले तो बॉयलर प्रॉब्लम्स एंड बॉयलर कोरोजन, ये सब आपको बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा केमिस्ट्री में। और इसमें आपको मिनिमम भी बोल लो ना तो 14 मार्क्स, 7 तो कंफर्म ही है, 14 मार्क्स आएंगे, बहुत हाई चांसेस होते हैं आएंगे। वाटर एनालिसिस से भी 14 मार्क्स के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयलर प्रॉब्लम्स में बॉयलर क्या होता है, बॉयलर में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बॉयलर्स एंड ऑल, स्टीम बॉयलर्स क्या होते हैं, ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मैं पढ़ाऊँगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद तीसरा है लुब्रिकेंट्स, जिससे 7 मार्क्स 100% कन्फर्म होते हैं। लुब्रिकेंट्स एंड लुब्रिकेशंस। लुब्रिकेशंस बेसिकली मैं समझाऊँ तो ग्रीस आप समझते हो क्या, लाइक कभी भी साइकिल में, जब साइकिल की लेकिन वो चेन बहुत टाइट हो जाती है, या फिर बाइक की चेन बहुत टाइट हो जाती है, तो उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं। या फिर जो सिलाई मशीन होता है घर पे, तो अगर वो स्लो चलने लगे तो उसमें हम लोग ऑयल डालते हैं, तो वो सही से चलने लगता है। हमने एक लुब्रिकेंट डाला ऑयल के तौर पे, जिससे लुब्रिकेशन अच्छा हो गया, उसी को बोलते हैं लुब्रिकेशन एंड लुब्रिकेंट्स। बस समझ गए ना। बाइक में ग्रीस डलता है, बाइक में ऑयल डलता है, तो जो इंजन ऑयल डलता है, क्यों डलता है, इंजन ऑयल से क्या होता है कि इंजन स्मूथ चलता है। लुब्रिकेंट उसी को बोलते हैं जो जिससे लुब्रिकेशन अच्छा हो जाए, समझ गए। तो ये सब पढ़ना है इसके अंदर। इसमें 14 मार्क्स के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। उसके बाद पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर क्या होता है मैं समझा दूँ। नायलॉन जो फॉर एग्जांपल आप समझो कि जो रेशम के धागे बनते हैं, नायलॉन के धागे बनते हैं, तो जितने धागे बन गए, देन जो पीवीसी पाइप्स बनती है नायलॉन से, तो ये सब पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन के अंदर आता है। ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि कैसे रिएक्शंस करके प्लास्टिक बनाया जाता है, हार्ड प्लास्टिक कैसे बन जाते हैं, देन रेशम के धागे, नायलॉन के धागे कैसे बन जाते हैं, क्योंकि उनमें अपन रिएक्शन कराते हैं केमिस्ट्री के थ्रू, और ये सब चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़नी है आपको, ठीक है। उसके बाद फेज इक्विलिब्रियम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक टॉपिक है स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें से 7 मार्क्स अक्सर हमेशा रिपीट होते हैं। कभी कभी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ देगा, या फिर UV स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछ देगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है बहुत ही अच्छे से, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या फिर मैं खुद तो पढ़ाऊँगा ही, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद जो फेज इक्विलिब्रियम है, इसमें से चांसेस कभी कभी 7 मार्क्स के होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो ये जो लास्ट के 3 है ना, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 14 मार्क्स, इससे 14 मार्क्स, इससे 14 मार्क्स और इससे भी 14 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके मैक्सिमम जो सिलेबस है वो यहीं से कवर हो जाएंगे। इधर से 7 मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऊपर के जो चारों है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेना, और इसको मैं पढ़ाऊँगा अच्छे से। बात ख़त्म हो गई केमिस्ट्री की।
उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स 1, अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है तुमको समझ में थोड़ा सा कम आ रहा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ तुम्हारे लिए बहुत नई है। जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ तो उनके लिए बहुत इजी होता है समझना, क्योंकि फर्स्ट ईयर वो लोग झेल चुके हैं, पूरा कॉलेज को झेल चुके हैं, उनको पता है सिलेबस कैसा होता है। लेकिन तुम लोगों को नहीं पता होता, तुम लोग 12th से बहुत ही बेसिक पढ़ के आते हो और यहाँ पे अचानक बहुत सारे हार्ड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं तुम्हारे लिए, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होगा, बट डोंट वरी, सब्सक्राइब करके रखना। आई विल ऑलवेज विथ यू, ऑलवेज मीन्स ऑलवेज। तो मैथमेटिक्स 1 की बात करें तो इसमें सबसे पहला है कैलकुलस एंड दूसरा है कैलकुलस 1 एंड कैलकुलस 2। बेसिकली कैलकुलस क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। कैलकुलस तो मैंने पढ़ा रखा है मेरे चैनल पे, कंप्लीट रोल्स थ्योरम हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, देन अपना टेलर सीरीज़ हो गया, मैक्लॉरिन सीरीज़ हो गया। कैलकुलस से 14 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है, 100% कंफर्म है, 14 मार्क्स आएंगे, बहुत हाई चांसेस हैं। बहुत ही कभी कभी रेयर केसेस में इसमें 7 मार्क्स दे देगा या फिर 14 मार्क्स तो आते ही आते हैं, ठीक है। तो कैलकुलस से 14 मार्क्स आएंगे, इतना तुम समझ लेना। सीरीज एंड सीक्वेंसेस, इसमें से एक क्वेश्चन 100% कंफर्म होता है, फॉरियर सीरीज़ से क्वेश्चन हमेशा आता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा अभी। मैक्लॉरिन सीरीज़ से भी आ सकते हैं। वेक्टर स्पेस, जिससे एक क्वेश्चन हमेशा कंफर्म होता है, ग्रीन्स थ्योरम होता है, गॉस थ्योरम होता है, स्टोक्स थ्योरम होता है, ये सब पूछता है वेक्टर कैलकुलस में। तो इसमें से 7 मार्क्स, कभी कभी 14 मार्क्स भी आ जाते हैं, लेकिन 7 मार्क्स तो 100% कंफर्म है। उसके बाद बात करें मैट्राइसिस, मैट्रिक्स जो तुमने 12th में पढ़ा है ना, मैट्रिक्स मैट्रिक्स जो तुमने 12th में पढ़ा है ना, ऐसे होता है ना कि 1 2 3 4, इसको ऐसे, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही वाला मैट्रिक्स और कोई नहीं, यही वाला मैट्रिक्स। इससे तुम्हारे 21 मार्क्स आएंगे, ठीक है। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो तुम्हारे सीनियर्स हैं, उनके बैकलॉग्स लग जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि मैथमेटिक्स 1 कैसे निकालना है। तो उस टाइम पे जो एक एंड सजेशन मैं देता हूँ, मैं तुम लोगों को सजेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ कि ओनली मैथमेटिक्स में ओनली मैट्रिक्स पढ़ के जाना। लेकिन अगर कोई होता है ना कि इंसान एकदम डूब ही रहा है, उसको बस बचाना है, उसका पूरा करियर ख़राब हो जाएगा एक बैकलॉग की वजह से, उस टाइम पे कोई भी सीनियर उसको वही सजेस्ट करेगा कि तुम मैट्रिक्स अच्छे से पढ़ लो। मैट्रिक्स प्लस कैलकुलस प्लस इसमें से अगर एक भी क्वेश्चन कोई उठा लेंगे तो अच्छे से पासिंग मार्क्स या फिर अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स से 21 मार्क्स और 22 मार्क्स 23 मार्क्स पे पासिंग ही होता है। 23 में मान लो पासिंग अगर होगा तो 23 मार्क्स से पासिंग है, तो 21 मार्क्स इससे मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन इधर सॉल्व कर लो, समझ रहे हो। तो मैट्रिक्स से 21 मार्क्स आते हैं हमेशा, कभी कभी बाई चांस बहुत रेयर केसेस में 14 मार्क्स आ जाते हैं, ये तो बहुत 100% कन्फर्म है कि 14 तो आएंगे ही आएंगे, 21 आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं मैट्रिक्स पूरा पढ़ाने वाला हूँ अच्छे तरीके से। उसके बाद बात करें इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन BT 103, इसमें यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पूरा ग्रामर है, कंप्लीट बेसिक ग्रामर है, प्रीफिक्स सफिक्स हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द फॉलोइंग हो गया एंड ऑल, ये सब पूरा ग्रामर है यूनिट 1 एंड यूनिट 2। यूनिट 3 अबाउट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि जो वर्ड्स में हम लोग बात करते हैं, जो जैसे मैं तुम लोगों को समझा रहा हूँ अभी, तो मैं तुम लोगों को बोल के समझा रहा हूँ, इसको बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें मैं अपने वर्ड्स का यूज़ नहीं करूँगा, जेस्चर्स का यूज़ करूँगा, जैसे मैं ऐसे इशारे करके बात कर रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये हो गए कम्युनिकेशन के टाइप्स, ऐसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। देन राइटिंग स्किल्स की बात करें, राइटिंग स्किल्स क्या होता है, तो इसमें अलग अलग राइटिंग स्किल्स होती हैं, जैसे इसका पूरा नेम होता है शायद डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स, ऐसा कुछ यूनिट का नेम है, जिसमें आप पढ़ोगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है, ऐसे राइटिंग क्या होता है, लेटर राइटिंग क्या होता है, अलग अलग चीज़ें लिखनी होती हैं, तो ये सब आप इसमें पढ़ोगे। उसके बाद बात करें बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन पढ़ाने का मेन मोटिव ही यही होता है कि बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंस आप समझ जाओ, जिसमें आप बिज़नेस लेटर लिखना समझोगे, बिज़नेस राइटिंग समझोगे, बिज़नेस राइटिंग, बिज़नेस रिपोर्ट लिखना सीखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसको इनवाइट कर रहे हो अपनी शादी के लिए, या फिर अगर आप उसको मैसेज कर रहे हो कि भाई यहाँ पे एक कांड हो गया, एक ट्रेजेडी हो गई, समथिंग कुछ भी, तो आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो, तो ऑब्वियसली एक पैराग्राफ में लिख के बता दोगे, लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में नहीं लिखोगे, आप उसको नॉर्मली कैजुअल वे में बता दोगे, भाई ये सीन हुआ था, मैं वहाँ पे गया था एंड ऑल। बट वही अगर आप एक बिज़नेस रिपोर्ट रेडी कर रहे हो तो उसमें आपको एक प्रॉपर लिखना पड़ेगा कि आप वो कौन सी जगह थी, कौन सा टाइम था, क्या हुआ था, किसके थ्रू, कौन से सोर्स के थ्रू आप ये बात बता रहे हो,
तो आपको एक प्रॉपर दायरा मेंटेन करके लिखना पड़ता है, उसको बोलते हैं बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, बिजनेस रिपोर्ट राइटिंग। तो इसको कैजुअल में नहीं लिख सकते हैं, मैं समझाऊंगा धीरे धीरे सब कुछ। बात करें BT 104 बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ तुमको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा दूँ, बट स्टिल अगर तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से प्ले कर लेना, समझ में आ जाएगा, उतना कुछ टफ नहीं बता रहा हूँ। उसके बाद DC सर्किट्स, BEEE की बात करें, BEEE 104, जिसमें सबसे पहला है DC सर्किट्स। DC करंट, AC करंट सब लोगों ने पढ़ा है ना। AC करंट वो होता है जो घर में डायरेक्टली आता है पोल या फिर वो ट्रांसफार्मर के थ्रू, एंड जो DC करंट होता है वो बैटरी के थ्रू आता है। तो ये सब पढ़ना है इसके अंदर। इसमें अलग अलग टॉपिक्स होंगे, 1 फेज़ AC सर्किट्स एंड 3 फेज़ AC सर्किट्स, ठीक है। उसके बाद बात करें मैग्नेटिक सर्किट्स क्या होते हैं, ये मैं समझा दूंगा, इसमें तुमको अभी एक्सप्लेन करने लायक कुछ खास है नहीं, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, टॉपिक्स की नेम समझ जाओ। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीन्स क्या होती हैं, और उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं, और पूरा बेसिक है, इसमें तुमको कुछ बहुत दिमाग नहीं लगाना। थेवेनिन्स थ्योरम हो गया, ओम्स लॉ हो गया, ये सब आता है, मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद बात करें सबसे मेन, सबसे इम्पॉर्टेंट ED 105 इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके लिए मैं कब से वेट कर रहा था कि यहाँ पे पहुँचूँ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट स्केल्स, जिससे 7 मार्क्स, कभी कभी 14 मार्क्स कन्फर्म होते हैं, लेकिन 7 तो 100% कन्फर्म है कि 7 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे। स्केल्स में प्लेन स्केल होता है, डायगोनल स्केल होता है, वर्नियर स्केल होता है, सब कुछ बनाना सिखा दूंगा इसी बोर्ड पे, डोंट वरी। उसके बाद बात करें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, देन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स। ये जो दोनों है ना, यूनिट 2 एंड यूनिट 3, ये पूरे प्रोजेक्शन पे बेस्ड है, जिसमें आप प्रोजेक्शन पूरा सीखोगे, प्रोजेक्शन होता क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ स्क्वायर, प्रोजेक्शन ऑफ रेक्टेंगल, प्रोजेक्शन ऑफ एवरीथिंग, समझ जाओ। प्रोजेक्शन आप पूरा सीखोगे इसके अंदर, दोनों यूनिट के अंदर, जो मैं सिखा दूंगा। उसके बाद 4th यूनिट जो है वो है प्रोजेक्शन होता क्या है, मैं समझा रहा हूँ तुमको। ED में आपको पढ़ना क्या है एक्चुअल में। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको बेसिकली इमेजिनेशन करना सिखाया जाता है। प्रोजेक्शन के अंदर आपको सिखाया जाएगा जैसे 3D ऑब्जेक्ट्स को इमेजिन करना होता है अपने माइंड में। जिसकी इमेजिनेशन जितनी अच्छी होगी, इमेजिन तुम लोग बहुत कुछ करते हैं मेरे को पता है, तो जिसकी इमेजिनेशन सबसे अच्छी होगी, जो जितना समझ पाएगा चीज़ों को अपने माइंड के अंदर। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ कि ये वाला बॉक्स, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, आई नो, ये वाला बॉक्स तुम सबने बनाया होगा अपनी लाइफ में, चाइल्डहुड में। ये वाला ऐसे टाइप से एक बॉक्स बनता है, ये एक बॉक्स बनाया होगा तुम लोगों ने अपनी लाइफ में, ठीक है। इसको देख के एक 3D बॉक्स माइंड में आ रहा है कि ये कुछ 3D समथिंग हो सकता है। इसको अगर मान लो मैं इधर से पेंट कर दूँ, ऊपर वाला को पेंट कर दूँ और इधर वाले को पेंट कर दूँ, समथिंग ऐसा, तो एक ये बॉक्स टाइप से समझ में आता है। तो इसमें तो मैंने कोई 3D कुछ लगाया नहीं, ये तो मैंने ओनली लाइंस खींची हुई है और यहाँ से एक बॉक्स बन के रेडी हो गया। तो ये एक 3D बॉक्स माइंड में क्रिएट हो रहा है ना इसी को प्रोजेक्शन में अपन यूज़ करेंगे। प्रोजेक्शन इसी तरह से काम करता है, समझ जाओगे धीरे धीरे। उसके बाद बात करें सेक्शनल व्यूज़ क्या होते हैं और अपना कोनिक सेक्शन क्या होता है, ये इसी का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। जब ये पढ़ोगे तो ये तुमको समझ में आ जाएगा। फाइनल बॉस CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जैसे मैंने यहाँ बताया ना, मैथमेटिक्स 1 में अगर कोई फंस जाए तो मैट्राइसिस काम आता है, वही अगर कोई ED में फंस जाए तो उसको लास्ट में CAD काम आता है। CAD से 14 मार्क्स 100% कन्फर्म होते हैं, कभी कभी 21 मार्क्स भी आ जाते हैं। और जैसे मान लो कि इसमें बहुत सारा थ्योरी है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें तो पूरा ही थ्योरी है। इसमें ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स है मैथमेटिक्स में, तो इसमें कुछ थ्योरी है, कुछ न्यूमेरिकल्स है, बहुत थ्योरी है इसमें। बट जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, उसमें ओनली ड्राइंग है, ड्राइंग ड्राइंग ड्राइंग, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ड्राइंग का है। तो इसमें आपको लिखना कुछ नहीं, बस आपको ड्राइंग्स बनाने हैं। बट जो CAD है, इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल पॉइंट है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, वो एक CAD है जो कि ओनली थ्योरी है। यूनिट 5 पूरा थ्योरी है। तो अगर आप लिखने में एक्सपर्ट हो, अगर आप रटने में एक्सपर्ट हो, तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है पासिंग मार्क्स लाने के लिए, पास होने के लिए, या फिर बोल लो अच्छे मार्क्स लाने के लिए, क्योंकि इससे आप 21 मार्क्स या फिर 14 मार्क्स आराम से कवर कर लोगे। और इसमें CAD अगर मैं समझाऊँ, CAD के ऊपर मैंने बहुत डिटेल्ड वीडियोस बहुत ही अच्छे से, अगर तुम सर्च करोगे ना CAD RGPV रोहित फारूक या फिर समथिंग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन RGPV, तो मेरी वीडियो सबसे टॉप पे आएंगी, जिसमें मैंने CAD पूरा पढ़ा रखा है, CAD होता क्या है, CAD एवरीथिंग अबाउट CAD। फिर भी थोड़ा सा एक इंट्रो दे देता हूँ CAD क्या होता है। जैसे पुराने ज़माने में अगर किसी को अपनी ज़मीन, मतलब किसी को घर बनवाना हो, तो वो क्या करते थे, नक्शा बनाते थे।
नक्शा इंजीनियर से बनवाएंगे, सिविल इंजीनियर से बोलेंगे कि आप हमारे घर के लिए नक्शा बना दो, तो उस टाइम पे क्या होता था कि वो लोग पेज और पेंसिल लेंगे और उस पर लेकिन वो स्केल की हेल्प से नक्शा बनाते थे। बट उसमें क्या होता था, बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती थी, उसमें 1-1 सेंटीमीटर का मिस्टेक होने के चांसेस हैं। देन अगर मिस्टेक हो तो उसको फिर मिटा के फिर से बनाना एंड ऑल। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई तो उसी चीज़ को कंप्यूटर के थ्रू बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जो कि घर का नक्शा हो गया, कार का नक्शा हो गया, कार का ब्लूप्रिंट हो गया। ब्लूप्रिंट इन द सेंस कि जो कार कोई भी नया मॉडल बनने वाला है तो उसका पहले ब्लूप्रिंट बनता है, उसका एक नक्शा बनता है। कैड एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम ये सब काम कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है, कैपकट एक एप्लीकेशन है एडिटिंग के लिए, देन इन शॉर्ट VN, ये सब एप्लीकेशन है एडिटिंग के लिए, कैपकट है रील्स या फिर अपलोडिंग के लिए समथिंग कुछ भी, यूट्यूब है वीडियोस देखने के लिए। ऐसे ही एक एप्लीकेशन है कैड, जिसके अंदर हम लोग एडिट्स करके ऐसे नक्शे बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, एंड इसके बारे में पूरा कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ये था टोटल फर्स्ट ईयर का सिलेबस। आई होप तुमने रिपीट किया होगा, सब कुछ कॉपी पे लिखा होगा, एंड सब कुछ पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, सब कुछ कवर करा दूंगा। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, तो मेरे को इस इंस्टा हैंडल पे ग्रो विथ फारूक इसे पूछ लेना। आई विल ऑलवेज बी विथ यू।